आज का जो हमारा टॉपिक है वह सामान्य अध्ययन विषय पर आधारित है, जिसमें सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो कथन कारण पर आधारित है, जिस पहला कथन है कि प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं और यह समिति जो है वो सरकारी अपव्यय को रोकने का कार्य करती है या सिफारिश करती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और दूसरा है ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है और डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा कथन जो है वो इसका सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है। संसद की स्थायी समितियों में यह सबसे बड़ी प्राक्कलन जो समिति है यह स्थायी समितियों में से सबसे बड़ी समिति है। ठीक है। और इस समिति का गठन केवल और केवल लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की जनसंख्या कितनी अधिक होने पर खंड स्तर पर पंचायत गठन होना आवश्यक है? 20 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक या फिर 11 लाख से अधिक? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 20। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 20 लाख से अधिक। 20 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर ही खंड पंचायत का गठन होना आवश्यक है। और पंचायतों को दिए गए निर्देशों, पंचायतों को जो विषय हैं जो हैं वो 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं और जिसमें कुल मिला के 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या फिर आयरलैंड? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कनाडा। इसका जो है वो कनाडा से लिया गया है। कनाडा से भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र यानी कि केंद्र मजबूत, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखना जो है वो भी कनाडा से ही लिया गया है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से गणतंत्र शासन प्रणाली ली गई है और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत 12 सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें? आर्टिकल 355, 268, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 75? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 के द्वारा संविधान ने केंद्र पर 2 कर्तव्य आरोपित किए हैं कि पहला कर्तव्य यह है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना है और केंद्र को ही सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए वहां पर संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन और कारण है। अभिकथन एक है संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है और जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। ठीक है। तो इस बारे में कौन सा कथन सही है कि कथन एक सही है या दोनों सही है? दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं।
दूसरा है आर ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है आर ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन ए आर, इसके दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के बारे में सत्य नहीं है। पहला है कि उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। और चौथा है अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान ने 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार दिए हैं। एक है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरे हैं अपीली क्षेत्राधिकार और तीसरे हैं परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है वो अनुच्छेद 143 में दिया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को अगर प्रतीत होता है कि कहीं कोई विधि या तथ्य का ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन है 315, 249, 312 या फिर 318। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 312। मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, क्योंकि 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प घोषित कर दे कि राष्ट्रहित में कोई अखिल भारतीय सेवा का सृजन होना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा एक अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। अगला प्रश्न है भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशित करता है। राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्य विधानमंडल के चुनाव और स्थानीय निकाय। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका 1, 2, 3। मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और विधानमंडल का चुनाव जो है वो भारत का निर्वाचन आयोग संपादित करता है। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भाग है उस भाग है अनुभाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिए गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग मूल संविधान में एक सदस्यीय था, लेकिन 1989 में इसे बहुसदस्यीय बनाया गया था। भारत का निर्वाचन आयोग जो है संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपादित कराता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। 250 अनुच्छेद के तहत या अनुच्छेद 249 के तहत या 248 या 226 के तहत। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 248 के तहत। 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार को दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियों में ऐसे विषय होते हैं जो तीनों सूचियों में कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में भी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्यों में शामिल है। राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, चुनाव में मतदान करना या फिर अहिंसा से दूर रहना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन,
1 और 2, अहिंसा से दूर रहना ये मूल कर्तव्यों में नहीं है। चुनाव में मतदान करना या मूल कर्तव्यों में नहीं है। मूल कर्तव्य जो हैं वो संविधान के भाग 4 का में दिए गए हैं और अनुच्छेदों की बात करें तो 51 का में दिए गए हैं। इन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इन मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जबकि सरकार ने 10 मूल कर्तव्य जोड़े। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। इसका सही जो आंसर है वो है आपका, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, सिक्किम को 1975 में दर्जा मिला, हिमाचल प्रदेश को 1971 में और नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा मिला। इसलिए सबसे लास्ट में जो है वो अरुणाचल प्रदेश आएगा, इसलिए ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है कि अभिकथन है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में होता है और दूसरा कथन कारण है कि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल ए, बी, सी या डी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए और दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्रोमैटोलॉजी, इख्तियोलॉजी, हीरोलॉजी। हीरोलॉजी में समय का अध्ययन, इख्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, क्रोमैटोलॉजी में विभिन्न रंगों का अध्ययन, या फिर डी सभी सही सुमेलित हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है कि लवण उनके रासायनिक नामों से संबंधित है। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? साधारण नमक, धावन सोडा, सोरा या नीला थोथा? जो इसका सही जो आंसर है कि साधारण नमक जो होता है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, धावन सोडे को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोरे को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं और नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसलिए सही आंसर जो है वो बी है। अगला प्रश्न है, स्टाइलाइजेशन प्रक्रिया होती है जल शुद्धिकरण में, लवण शुद्धिकरण में, या फिर ग्रीन हाउस गैसों की रोकथाम में, या क्षार और अम्लों को क्रियाशील बनाने में? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, कि जल को पीने योग्य बनाने की क्रिया स्टेरिलाइजेशन कहलाती है और यह क्रिया क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण या पराबैंगनी किरणों के द्वारा की जाती है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।